हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सीबीएसई कोई ना कोई बाउंसर फेंकता रहता है। और अब सीबीएसई ने क्या बाउंसर फेंक दिया कि कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए क्लास 10th और क्लास 12th के। जैसे अब 12th क्लास में बायो का, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और 10th के भी कुछ ऐसे एडिशनल सैंपल पेपर्स सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दिए जिसमें और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे दिए हैं। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के पेपर में अब इन्होंने इस बारी इतने जिसको कहें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस डाले हैं। तो आई थॉट कि उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना हमारे लिए बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस कराऊंगा और अगली नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं वो कंप्लीट करा दूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन नंबर 1 इज मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर, विच स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ मनी इज दिस कॉल्ड। तो फंक्शंस ऑफ मनी सीबीएसई ने इस बार के सिलेबस में मना किया था कि इस बार के सिलेबस में जो फंक्शंस ऑफ मनी है जैसे प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस वो नहीं है। बट इस बार के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भेजा है तो उसमें जो फंक्शंस ऑफ मनी का क्वेश्चन है हम पहले क्वेश्चन पूछ लिया। तो दैट मीन हमें देखना पड़ेगा कि मनी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो परचेजिंग पावर है उसको फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इज इट ए स्टोर ऑफ वैल्यू, बी यूनिट ऑफ अकाउंट, सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इसका आंसर क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। बिकॉज जब भी हम पैसे को स्टोर करेंगे तो स्टोर हम किस लिए करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। हम सेविंग क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ने पर उस पैसे को यूज कर सकें। तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। Now there are two statements given below about the effect of a rise in general price level of an economy। अब क्या हो रहा है? इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं। अब प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट नंबर पी, स्टेटमेंट पी क्या है? इट विल लीड टू राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी। नो, ये गलत है। पहली बात तो कि मनी का वैल्यू राइज नहीं होगा, मनी का वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा। क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो हमारे पास, मान के चलो सपोज जैसे पेट्रोल का ही केस था, पहले मान के चलो सपोज 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था हमें, और अब हमें क्या मिल रहा है? 100 रुपए के अराउंड लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, जो चीज हमें पहले 70 की मिल रही थी अब हमें कितने की मिल रही है? 100 की मिल रही है। तो हमारा जो मनी का वैल्यू क्या हो गया? वो कम हो गया। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। तो क्यू स्टेटमेंट देखते हैं। इट विल लीड टू अ राइज इन डिमांड फॉर मनी। यस, दिस इज करेक्ट। बिकॉज जब प्राइस बढ़ेगा तो हम मनी की ज्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा पैसा चाहिए अब उस पर्टिकुलर चीज को परचेज करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, ओनली क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। अब M1, M2, M3, M4 कहा गया था, इस बार है नहीं M1, M2, M3, M4, सिर्फ M1 का कहा गया था कि M1 आना। बट मैंने वैसे अपनी वीडियोस में M1, M2, M3 एंड M4 का फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हो। अभी हमें देखना है कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है। तो मैं सीधा आंसर पे आता हूं। इसमें से इनकरेक्ट है M3, क्योंकि M3 में ये M2 नहीं आता। यहाँ पे M2 की जगह पे क्या आता है? ये M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये गलत हो गया। ये M2 वाला जो पोर्शन है वो गलत हो गया। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, M3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में क्या सच्चाई है? तो ऑप्शन ए, नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये गलत है। ये नॉन रेकरिंग नहीं होते, रेकरिंग होते हैं। बिकॉज रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू डेली बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है? अर्न करती है। तो ये रेकरिंग हो गया। मे क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी। नो, बिल्कुल गलत है। रेवेन्यू रिसीट लायबिलिटी नहीं क्रिएट करते। डू नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। यस, दिस इज करेक्ट। ये कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगे? टैक्स आ जाएंगे और नॉन टैक्स आ जाएंगे। अब आप सिंपल सी बात है ना, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि हमें मोबाइल फोन परचेज करके दे दो, हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं। इजंट इट? सिमिलरली अगर आप गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस पे कर रहे हो तो आप लाइसेंस फीस के बदले भी गवर्नमेंट को सिर्फ एक लाइसेंस मिलेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट को कि हमें कहीं पार्टी कर दो, हमने आपको टैक्स पे किया या नॉन टैक्स फीस पे की, हमें पिज्जा खिला दो, बर्गर खिला दो। ऐसा कोई चीज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, डू नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, इंक्लूड लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑब्वियस ही बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं होते। ये बोरिंग वाला पार्ट है। ये किसका पार्ट बन जाएगा? कैपिटल रिसीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। In 2021, the government said that despite the current resource crunch मतलब पैसे की कमी है गवर्नमेंट के पास,
it has decided to hike its capital expenditure by 34.5%. अब आप एक चीज देखो, कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक जो कंडीशन है हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सुधार की रिक्वायरमेंट है, और उस सुधार के लिए जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो ऑब्वियस ही बात है वो इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट थी। वो पर्टिकुलरली कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, बिकॉज जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा होगा उतना ज्यादा एसेट क्रिएशन का काम होगा, और अगर एसेट इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेज होगी, एम्प्लॉयमेंट रेज होगी तो लोगों को पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बूस्टअप हो जाएगी। तो उस चीज को देखते हुए सरकार देख रही है कि सरकार को खर्चा करने की रिक्वायरमेंट है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द रीजन फॉर दिस हाइक? इंक्रीजिंग सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नो। रीपेमेंट ऑफ माउंटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरनेशनल लोन्स, नो। पेइंग पेंडिंग पेंशंस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नो। रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज गवर्नमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, गवर्नमेंट को लोगों को काम देना ताकि लोगों के पास पैसा आए, पैसा आएगा तो ऑब्वियसली बात है ना, जो इकोनॉमी है फिर से अपने पुराने वाले ट्रैक पे वापस आ जाएगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट? अब इसमें से फिस्कल डेफिसिट को कौन रिड्यूस कर सकता है? पहली बात तो फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है किससे, टोटल रिसीट से, एक्सेप्ट बोरिंग्स। दैट मीन्स जो फिस्कल डेफिसिट है वो किसके बराबर होता है, वो बोरिंग्स के बराबर होता है। तो अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बोरिंग को कम कर, मतलब फिस्कल डेफिसिट को या बोरिंग को कम कर सकती है? इंक्रीजिंग सब्सिडी, ये तो और बढ़ा देगी, सब्सिडी तो और ज्यादा बढ़ाएगी, बिकॉज जितनी सब्सिडी दी जाएगी उतना ज्यादा खर्चा होगा, सब्सिडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। देन इंक्रीजिंग द पीएसयू प्रॉफिट, ये सही है, क्योंकि जितना सरकार का पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो सरकारी कंपनियां, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उतनी जो सरकार की नॉन टैक्स इनकम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और नॉन टैक्स इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेट सी बात है फिस्कल डेफिसिट को फंडिंग की जा सकती है। देन इन्वेस्टिंग इन इंप्रूविंग पब्लिक गुड्स, ये भी खर्चा हो गया। देन डिक्रीजिंग द बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, अगर टैक्स कम करेंगे तो रिसिप्ट कम होगी, और रिसिप्ट कम होगी तो डेफिसिट फिर से बढ़ेगा। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द पीएसयू प्रॉफिट। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? इंडिया के कैपिटल अकाउंट में क्या चीज डेबिट होगी? डेबिट का मतलब है, अब डेबिट का क्या मतलब है, डेबिट का मतलब इंडिया से जो पैसा है वो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? कैपिटल अकाउंट में आपके पास आती है इन्वेस्टमेंट, लोन, एनआरआई बैंक अकाउंट एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में। अब इन ऑप्शंस में से देखना है कि ये कौन सी जो चीज है वो डेबिट हो रही है। ऑप्शन ए, एन इंडियन वुमन बाइंग अ चाइनीज कंपनी, बी एन इंडियन वुमन सेंडिंग रेमिटेंस होम फ्रॉम द यूके, then C, an American company buying shares of an Indian company, and D, an American company selling mobile phones to Indian customer। तो चलो मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कि जब इंडियन वुमेन कोई भी चाइनीज कंपनी को बाय करेगी तो वो पैसा कहां पे चला जाएगा, वो पैसा चाइना में चला जाएगा। वो पैसा इंडिया से कहां जा रहा है, चाइना में जा रहा है। अगर चाइना में जा रहा है तो इंडिया से वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। और अगर ऑब्वियसली बात है ना, अगर कंपनी बाइंग हो रही है तो वो इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पे, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेगा। दूसरा देख लेते हैं, एन इंडियन वुमेन सेंडिंग रेमिटेंस होम फ्रॉम द यूके, यूके से रेमिटेंस भेजा जा रहा है, तो रेमिटेंस पहली बात तो करंट अकाउंट का पार्ट होता है, और अगर कंट्री में आ रहा है तो वो क्रेडिट होगा। देन अमेरिकन कंपनी बाइंग शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, अब अमेरिकन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, शेयर्स अगर बाय कर रही है, दैट मीन वो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उससे भी पैसा इंडिया में आएगा। एंड देन अमेरिकन कंपनी सेलिंग मोबाइल फोन टू इंडियन कस्टमर्स, अब इससे डेबिट जरूर होगा, बट मोबाइल फोन बेचे जा रहे हैं तो मोबाइल फोन किसका पार्ट है, ये गुड्स का पार्ट है, तो ये करंट अकाउंट का पार्ट बन जाता है। तो इसलिए हमने क्या देखना है, हमने कैपिटल अकाउंट देखना है। हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन इज इंपॉर्टेंट। तो OECD इनका सोर्स है, इन्होंने कहा है इन 2020 इंडियाज परचेजिंग पावर पैरिटी वाज 22 नेशनल करेंसी यूनिट्स रुपीज पर US डॉलर। दैट मीन परचेजिंग पावर पैरिटी का क्या मतलब है, आप समझो इसको, कि इंडिया में 2200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर यूएस में $1 खर्च करना पड़ता है। मतलब जो चीज US डॉलर 1 की मिल रही है उतनी ही चीज इंडिया में कितने रुपए की मिल रही है, 2200 रुपए की मिल रही है। इसका ये मतलब है, सिंपल सा मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी का, कि अगर यूएस में $1 खर्च करने को वो चीज मिल रही है तो इंडिया में कितने रुपए खर्च करने को मिल रही है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
गुड्स दैट कैन बी बॉट फॉर $1 इन यूएस वुड रिक्वायर 22 रुपीज इन इंडिया। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो और एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। गुड्स इन इंडिया दैट कैन बी बॉट फॉर $1 वुड रिक्वायर $22 इन यूएस, ये गलत है। गुड्स दैट कैन बी बॉट फॉर $1 इन यूएस वुड रिक्वायर $22 इन इंडिया, पहली बात तो देखो इंडिया में डॉलर चलेंगे नहीं। देन डी देखते हैं, गुड्स इन इंडिया दैट कैन बी बॉट फॉर ₹1 वुड रिक्वायर $22 इन यूएस, डेफिनेटली गलत है बिकॉज ऑब्वियसली बात है डॉलर की वैल्यू रुपये से क्या है, ज्यादा है। हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 20th century अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस, वेयर वॉज दिस सरप्लस यूज। तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे जो एक्सपोर्ट थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने ही वाला था तो हमारे एक्सपोर्ट क्या थे, हमारे इंपोर्ट से ज्यादा थे। और ऑब्वियसली बात है अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो इंडिया के पास पैसा आएगा, सरप्लस आएगा। बट क्या वो सरप्लस इंडिया में यूज किया जाता था? नो। वैसे बेसिकली ये सरप्लस किस लिए यूज किया जाता था? ये यूज किया जाता था टू मीट द ऑफिशियल एंड वॉर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो वॉर लड़ रहा था अलग अलग कंट्रीज में, तो उसके जो एक्सपेंसेस बियर करने होते थे वो इंडिया के सरप्लस से क्या करते थे, वो बियर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, द colonial government made no sincere attempts to estimate India's national and per capita income, but most studies found that India's national income growth in the pre-independence era was blank and per capita income growth was blank. Now, अब you have to choose the correct options that can fill in the blanks. Blanks में देखना है, पहले तो देखना है कि ग्रोथ कितनी थी फर्स्ट वाली ब्लैंक में, फिर देखना है पर कैपिटा की ग्रोथ कितनी थी। तो पहले क्लोज टू 5% एंड मोर देन 2%, ये तो डेफिनेटली गलत है बिकॉज 5% तक ग्रोथ तो पहुंची नहीं हमारी जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था, और ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे भी। देन लेस देन 3% एंड मोर देन 1%, देखिए पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ मोर देन 1% नहीं था, ऑल्दो जीडीपी का जो ग्रोथ था वो लेस देन 3% था, बट हमें ये मोर देन 1% वाला गलत मिल गया, इसलिए ये नहीं है। देन क्लोज टू 0.5% एंड ऑलमोस्ट 0%, नो, ऑलमोस्ट 0% की ग्रोथ तो नहीं थी, ऐसा तो था ही नहीं कि बिल्कुल ही 0% की ग्रोथ थी। ऑप्शन डी देखते हैं, लेस देन 2% एंड क्लोज टू 0.5%, यस दिस इज करेक्ट। 2% से कम थी और 0.5% के अराउंड जो थी हमारी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ थी। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट द जमींदार्स ड्यूज टू स्टेट वर फिक्स्ड, व्हाट डिड दिस मीन फॉर द कल्टीवेटर्स। तो जो ब्रिटिशर्स का लैंड सेटलमेंट सिस्टम था उसमें जो जमींदार की ड्यूज थी वो क्या थी, फिक्स थी। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दैट दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स्ड टू पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोड्यूस, चाहे जितना मर्जी प्रोड्यूस हो। ऑल्दो अगर ड्रॉट आ गया, ड्रॉट आने के टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हुई, तो ब्रिटिशर्स को या जमींदार को कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने एक्सप्लॉइट करना ही करना है, उन्होंने फोर्स करना ही करना है कि आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा, आप जितना रेंट कहा गया उतना पे करोगे। पहला ऑप्शन इन्होंने क्या दिया, दे रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, देखिए कहां से इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दे रहे थे। देन दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स अगेंस्ट ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स के साथ थे, उनको सपोर्ट कहां से था। देन दे वर फोर्स्ड टू शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स लीडिंग टू फूड स्कार्सिटी, देखिए कुछ हद तक सही है, बट अब इस टाइम हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर बन रहा है। 12th क्वेश्चन देखते हैं, नाउ देयर आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट बेस्ड है, अबाउट द चेंजेस इन इंडिया स्ट्रक्चरल कंपोजिशन इन द पीरियड 1950 टू 1990। अब स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर। और पी स्टेटमेंट देखते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी वाज हाईएस्ट, डेफिनेटली हाईएस्ट था, काफी ज्यादा जो परसेंटेज था जीडीपी का था। देन क्यू स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू अ फर्दर इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, ये गलत है। देखिए जीडीपी का शेयर अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम से बात करें तो वो हमेशा से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी भी जीडीपी का शेयर क्या है, मतलब एग्रीकल्चर में जो जीडीपी का शेयर है वो क्या है, कम है। दैट मीन्स हमारा जो क्यू स्टेटमेंट है गलत है, पी सही है। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ओनली पी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statement is true about land ceiling policy। तो इसमें से कौन सा लैंड सीलिंग पॉलिसी के अराउंड स्टेटमेंट ट्रू है। और इट लीड टू इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए कहां से इक्विटी होगी, अभी भी अगर हम देखें तो रिच और पुअर फार्मर का जो गैप है काफी ज्यादा है। देन बी, मैनी लैंडलॉर्ड्स वर एबल टू एस्केप द लेजिस्लेशन, ये बात बिल्कुल सही है,
ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि हाँ, काफी जो लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या कर रहे थे, एस्केप कर रहे थे लेजिस्लेशन से। उनको कोई ना कोई लूप होल मिल गया था जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, एस्केप हो रहे थे। और एस्केप किस तरह होते थे, बेनामी प्रॉपर्टी के थ्रू। वो क्या कर रहे थे कि जो अपनी जमीन है, अब लैंड सीलिंग पॉलिसी थी क्या कि एक फार्मर के पास इतने लिमिटेड जो खेत है वो होने चाहिए, अगर इससे ज्यादा खेत होंगे उसके खेत ले लिए जाएंगे, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स या लैंडलेस फार्मर्स जो है उनको दे दिए जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, एस्केप करने के लिए अपने जो खेत थे वो अपने रिश्तेदारों के नाम कराने शुरू कर दिए, तो बहुत ही ज्यादा चालाकी से बच गए। देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय स्मॉल टेनेंट। स्मॉल टेनेंट कहां से चैलेंज करते हैं? देन इट वाज सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज इट मेट नो रेजिस्टेंस। लेकिन नो वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन एंड रीजनिंग बेस। अब असर्शन और रीजन में आप एक चीज देखो, इन्होंने जो प्रैक्टिस पेपर भेजा है, अब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ये होता था सी ऑप्शन, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू ये होता था डी ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये ए ऑप्शन होता था और ये वाला बी ऑप्शन होता था। अब इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, तो प्लीज इस चीज का ध्यान जरूर रखना, अगर सीबीएसई ने ऐसी चीज की है तो कहीं क्वेश्चन पेपर में इस तरह से चेंजेस ना आ जाए। आपने प्रैक्टिस उस तरह से किया तो मेक श्योर इस तरह की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो असर्शन देखते हैं, India's green revolution is an example of how the productivity of scarce land resources can be increased with the improved production technology। बिल्कुल सही बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रूव कर दिया कि किस तरह से हम फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करके जो लैंड रिसोर्सेज हमारे खाली पड़े थे उसको अच्छे से यूटिलाइज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन देखते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए थे, तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। Now, what kind of tariff policy was needed to protect domestic producers from foreign competition after independence? तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए क्या करना चाहिए था? लो इंपोर्ट टैरिफ, लो इंपोर्ट टैरिफ दोनों ही गलत हो गए। अगर इंपोर्ट टैरिफ कम होते फिर तो गड़बड़ हो जाती। देन ऑप्शन सी देखते हैं, हाई इंपोर्ट टैरिफ एंड रिड्यूस्ड इंपोर्ट कोटा। ये बात बिल्कुल सही है, इंपोर्ट टैरिफ ज्यादा थे, मतलब मान लो सपोज अगर कोई चीज आ रही है, लेट अस से यूएस से इंडिया में कोई चीज आ रही है, उस पर टैक्स लगा दो, इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो यूएस के गुड्स होंगे वो इंडिया में क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, तो इंडिया वाले लोग जो है वो खरीदेंगे नहीं। इससे जो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो बचेगा, इंडिया डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के गुड्स जो है वो परचेज करेगा इंडिया में। और रिड्यूस्ड इंपोर्ट कोटा, जो चीज इंडिया में आ रही है यूएस से, उसका जो कोटा है और रिड्यूस कर दो। जैसे पहले 10 मोटरसाइकिल आते थे, अब उन 10 मोटरसाइकिल की जगह पे कितने कर दो, 5 कर दो, ताकि अब इंडिया के जो मोटरसाइकिल्स है वो ज्यादा बिके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाई इंपोर्ट टैरिफ्स एंड रिड्यूस इंपोर्ट कोटा। तो इसी तरह से मैं 15 जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट फिर से लेके आऊंगा, कल की वीडियो में आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।